नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महादेश के बारे में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उत्तरी अमेरिका महादेश के बारे में। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं और ये जो आप मैप देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका महादेश का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महादेश में कुल 13 देश हैं। कितने हैं? 13 देश हैं। तो 13 देशों का नाम यहाँ से मैं लिखा हूँ, बारी बारी से सभी देशों के बारे में देखेंगे। तो ये कुल 13 देश इसमें शामिल हैं और उत्तरी अमेरिका से ये मैंने बताया था आप लोगों को कि पनामा नहर है, जो पनामा जल संधि यहाँ पर है कि अटलांटिक महासागर यानी कि प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम करती है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश को अलग करने का काम करती है। तो ये पनामा नहर से ही उत्तरी अमेरिका से क्या होता है? अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देशों के बारे में सबसे पहले देखेंगे। देखिए, पूरे दक्षिणी अमेरिका का सबसे जो बड़ा देश है ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील देख लीजिए, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। कहाँ पड़ता है ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये है ब्राज़ील। अब यहाँ पर ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद ये जो आप कंट्री देख रहे हैं ये है फ्रेंच गुयाना। देखिए, फ्रेंच गुयाना जो है, फ्रेंच गुयाना ये है तो दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन इस पे अधिकार फ्रांस का है क्योंकि ये फ्रांस का उपनिवेश रहा है। इसे ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं देता है कि दक्षिण अमेरिका में कुल 12 देश है, ऐसे करके दे देता है, तो वो मानता है कि ये फ्रांस का है। लेकिन इस अमेरिका के जो अधिकार में है वैसे 12 ही हैं, लेकिन पूरे अमेरिका में 13 देश हैं। इसमें फ्रांस का उपनिवेश है। उसके बाद अगला है यहाँ पर, ये जो आप कंट्री देख रहे हैं ये है सूरीनाम। कौन सा है? सूरीनाम है ये। सूरीनाम के बाद यहाँ पर है गुयाना और गुयाना के बाद ये है वेनेजुएला है। उसके बाद ये है कोलंबिया। कोलंबिया के बाद ये है इक्वेडोर और इक्वेडोर के बाद ये पेरू है और ये बोलीविया है। बोलीविया के बाद यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जो पतला पट्टी के जैसा ये देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चिली देश है। कौन सा है? चिली है। और उसके बाद ये जो आप देश देख रहे हैं ये है अर्जेंटीना और ये जो है ये बोलीविया है। बोलीविया के बाद ये है पराग्वे और पराग्वे के बाद ये है उरुग्वे। तो देख लीजिए 13 देशों के बारे में। इनकी राजधानियों को भी एक बार देख लीजिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि राजधानी पूछ देता है और हमें पता ही नहीं होता है। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है भाई? तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया है। पूरे दक्षिण अमेरिका महादेश में 2 ही भाषा बोली जाती है, एक स्पेनिश बोली जाती है और एक पुर्तगीज बोली जाती है, पुर्तगाली बोली जाती है। ज़्यादातर देखेंगे ब्राज़ील में पुर्तगाली ही बोली जाती है। ब्राज़ील को छोड़कर लगभग देशों में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। तो हो सकता है कि पूछ दे कि ब्राज़ील में कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली बोली जाती है। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। उसके बाद फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कायन। कहाँ है? फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कायन। उसके बाद सूरीनाम की राजधानी है पैरामेरिबो। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? पैरामेरिबो। उसके बाद गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन है। उसके बाद वेनेजुएला की राजधानी है तो ये कराकस है। उसके बाद कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। इक्वेडोर का राजधानी है क्विटो। उसके बाद पेरू की राजधानी है लीमा। 9 नंबर है बोलीविया की राजधानी कहाँ है? बोलीविया की राजधानी है लापाज। आप जानते होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है कौन सी? लापाज है, जो बोलीविया में स्थित है। उसके बाद चिली की राजधानी है सेटियांगो। तो याद रखेंगे सेटियांगो राजधानी है चिली की। 11 है अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ये ब्यूनस आयर्स है। उसके बाद 12वां नंबर है उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? मोंटेविडियो है। और ये 13 नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा इसकी राजधानी, आप देख लेंगे, ऐसे ही कहीं लिख लीजिएगा। पराग्वे की राजधानी है एसेंसियन। पराग्वे की राजधानी है एसेंसियन। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये पराग्वे की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो वेनेजुएला आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक झील है, उस झील का नाम है मोराकाइबो। देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है मोराकाइबो झील।
तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोराकाइबो झील कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला ज़्यादातर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर रिजर्व देखा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, वो उसका रिजर्व दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो वेनेजुएला में ही है। तो इसे ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल कहाँ भंडारित है? तो वो वेनेजुएला में है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का उत्पादन कौन करता है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है कौन? सऊदी अरब करता है। तो ध्यान रखना है, मतलब संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये सभी मिल करके उन लोगों का एक संस्था है ओपेक, आप जानते होंगे। तो इसे ध्यान रखना है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, ऐसे तो यूएई का स्थान आता है, संयुक्त अरब अमीरात, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पेट्रोलियम का। लेकिन रिजर्व के मामले में वेनेजुएला है प्रथम स्थान पर। उसके बाद देखिए, अब ये जितने भी देश देख रहे हैं इसमें एक झील मिलेगी यहाँ पे और, जिसका नाम है टीटीकाका। कौन सी झील है? टीटीकाका। इसका नाम याद रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर पड़ता है। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर पड़ता है। पेरू आपका ये हुआ और ये बोलीविया, मतलब यहाँ पर ये झील पड़ता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये कौन सा झील है भाई? तो इसका नाम है टीटीकाका। टीटीकाका झील कैसा झील है? ये टीटीकाका जो है 979 मीटर ऊंचा है और इस झील में नाव भी चलाई जा सकती है। ये इतना ऊंचा होने के बावजूद भी नौकायान वाला झील है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुछ नदियों के बारे में भी देखना है। जैसे देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नदी यही है। 3 नदियों को मैंने यहाँ पे लिखा है, परीमा नदी, पराना नदी और अमेज़न नदी। सबसे महत्वपूर्ण है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी को देखिए, अमेज़न नदी निकलती है पेरू से। कहाँ से निकलती है? पेरू से। मतलब ये आपका पेरू देश है, पेरू से निकलती है और पेरू से निकलने के बाद ये ब्राज़ील होकर के यहाँ पर विषुवत रेखा से ये सीधा अटलांटिक महासागर में चली जाती है। देखिए, ये जो दक्षिण अमेरिका महादेश देख रहे हैं, इस दक्षिण अमेरिका के इस हिस्से में, यानी कि पूर्वी हिस्से में पड़ता है अटलांटिक महासागर। मतलब इस एरिया में, इस पूरे एरिया में पड़ेगा अटलांटिक महासागर, इसे ध्यान रखना है। और उस एरिया में उस तरफ क्या पड़ेगा? प्रशांत महासागर। तो यहाँ पड़ेगा प्रशांत। तो इसे ध्यान रखना है, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है और ये कौन सा क्षेत्र है भाई? ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। तो अमेज़न नदी निकलती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो देखिए, अमेज़न नदी यहाँ से निकलती है। आप देखेंगे कि अमेज़न नदी पेरू से निकलती है और पेरू से निकलने के बाद ये यहाँ पर सीधे जाकर के यहाँ गिर जाती है। ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। मतलब ये कुछ दूर तक विषुवत रेखा के समानांतर, मतलब विषुवत रेखा पर ही बहती है कुछ देर तक। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, अभी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर प्रॉपर देखा जाए तो प्रॉपर जो अमेज़न नदी है, यहाँ से जो पेरू से निकल रही है, तो अमेज़न नदी 2 ही देशों में प्रॉपर तरीके से बहती है। एक पेरू हो गया और दूसरा ब्राज़ील हो गया। लेकिन अगर इस तरीके से दे दिया जाए कि किस देश में नहीं बहती है, तो एक बात याद रखिएगा। देखिए, पेरू में तो बहती हैं, पेरू के बाद इक्वाडोर के बाद कोलंबिया के बाद वेनेजुएला और उसके बाद यहाँ पर है बोलीविया। तो बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, उसके बाद ब्राज़ील, इन सभी देशों में बहती है। कैसे माना जाता है? क्योंकि देखिए, जो ये नदी है, जैसे मान लीजिए ये अमेज़न नदी है, तो अमेज़न नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इसीलिए आप जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी कहा जाता है आयतन के हिसाब से। आयतन इसका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है ये, मतलब कि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो बेसिन है, बहुत सारी नदियाँ आकर के जो मिलती है, वृक्षनुमा आकार जो बनाती है, दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट साइड से जब नदियाँ आकर के मिलती है, तो इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है बेसिन। तो जो नदी का बेसिन है, इस नदी का, इसका बहुत ही बड़ा बेसिन है। तो वेनेजुएला से, कोलंबिया से, इक्वाडोर से, पेरू से और उसके बाद ये बोलीविया, इन सब देशों से और ब्राज़ील से, इन सभी देशों से होकर के बहुत सारी नदियाँ आकर के इसमें मिल जाती है। तो इसलिए माना जाता है कि ये इन सारे देशों में बहती है। लेकिन देख लीजिए प्रॉपर तरीके से किन देशों में, राज्य नहीं देशों में, तो 2 देशों में आप देख लीजिए, पेरू और
ब्राज़ील, दो ही देशों में प्रॉपर तरीके से बहती है। लेकिन अगर ऐसे पूछ देगा कि कौन से देश से नहीं बहती है, तो अब आप वहाँ पे याद रखेंगे कि वेनेजुएला से भी होके जाती है, कोलंबिया से भी होके जाती है, इक्वाडोर से भी होके जाती है, पेरू से होके जाती है और यहाँ पर बोलीविया से होके जाती है, उसके बाद ब्राज़ील से होके जाती है। इतने देशों का नाम याद रखेंगे, नहीं तो प्रॉपर केवल देगा कि कितने देशों में बहती है, तो बस यही है पेरू और ब्राज़ील। समझ गए? अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि अमेज़न नदी जो है ये कैसे बहती है। अगर कभी इसका लोकेशन पूछ देगा दिशा के मामले में कि किस साइड से किस साइड बहती है, तो आप देख लीजिए वेस्ट टू ईस्ट बहती है, मतलब पश्चिम से पूरब बहती है। तो जो ये नदी है ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, इसे ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, यहाँ पे लिख लेंगे कि अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा कि अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है विश्व की। विश्व की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है, जिसको नाइल की भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखना है। अब देखिए, इन दोनों नदियों को आप ध्यान में रखिएगा, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ज़्यादातर अमेज़न से ही संबंधित है। अमेज़न के बारे में एक बात और समझ लीजिए कि अमेज़न नदी, देखिए यहाँ से जब ये चलती है यहाँ से, तो यहाँ से चलने के बाद ये कहाँ जाकर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर में जब ये गिरती है तो इस नदी के सहारे बहुत सारे जहाज़ें भी अंदर तक आती है, लेकिन इस नदी के अगल बगल इतने घने जंगल पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं इस पूरे, जैसे मान लो कि यहाँ से भी कुछ नदी चली गई, यहाँ से मतलब ये इन सब बहुत सारी नदियाँ अगर चली गई तो बहुत सारे जंगल, मतलब घने जंगल पाए जाते हैं। आप नाम सुने होंगे अमेज़न के जंगल के बारे में, मतलब अमेज़न का जो जंगल है उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेज़न के जंगल को ही कहा जाता है, अमेज़न वन को ही कहा जाता है। इस पूरे वन को, इस पूरे जंगल को जो अमेज़न के बेसिन में पाए जाते हैं उसे सेल्वास कहा जाता है। तो अमेज़न के जंगल को, अमेज़न के वर्षा वन को क्या कहा जाता है? तो सेल्वास कहा जाता है, सेल्वास। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेज़न के वर्षा वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। वर्षा वन क्यों? क्योंकि देखिए, आप जानते होंगे कि सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ गिरती है भाई? विषुवत रेखा पर गिरती है। तो सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ गिरती है? विषुवत रेखा पर गिरती है। और विषुवत रेखा के अगल बगल पानी का वेपोराइजेशन भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जब लंबवत गिरती है तो वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, गर्म हुआ रहता है वहाँ पर, तो जिसके चलते समुद्र का जो पानी है उसका वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वर्षा भी वहीं पर ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगी, वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पानी का वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। और बहुत ज़्यादा वर्षा होने के चलते यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं, जिसे क्या कहता है? सेल्वास कहा जाता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमेज़न के वर्षा वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सेल्वास कहा जाता है। तो यही मतलब यहाँ पे ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं कि उनको कभी, मतलब समझिए कि इतने घने घने वृक्ष पाए जाते हैं कि उनको सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती है। जो लताएं होती हैं पेड़ को पकड़ करके घूम करके वो बाहर निकलने का प्रयास करती है। बहुत ज़्यादा घना जंगल पाया जाता है यहाँ पर। तो चलिए, इतनी बातें समझ गए आप अमेज़न नदी के बारे में। अब देखिए, अमेज़न के बाद यहाँ पर ऊपर में एक नदी है, पराना नदी। पराना नदी देख लीजिए, पराना कौन कौन से, बस यही याद कर लीजिएगा इसे, पराना नदी कौन कौन से देश में बहती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना। ब्राज़ील ये पूरा क्षेत्र है ब्राज़ील का, आप देख रहे होंगे ब्राज़ील। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है पैराग्वे और ये है अर्जेंटीना। ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना 3 देशों में होकर बहती है। उसके बाद परीमा नदी 2 ही देशों में बहती है, एक वेनेजुएला है और एक कोलंबिया है, एक वेनेजुएला और एक कोलंबिया। उसके बाद इधर प्रशांत महासागर। तो इसे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
तो 3 नदियों को हम लोगों ने देख लिया, परिमा नदी, पराना नदी और अमेज़न। अमेज़न नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर काले रंग का मैंने पट्टी दिखाया है, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये काले रंग की एक पट्टी है। ये पट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। इन राजधानियों को मैं मिटा दे रहा हूँ और यहीं पे इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक पर्वत है, इसका नाम है एंडीज पर्वत। क्या नाम है? एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत है ये, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, इसे ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है भाई? एंडीज पर्वत है। और इसकी लंबाई जो है कहीं कहीं 7000 किलोमीटर देगा, ऐसे 7200 किलोमीटर है, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है और इसकी लंबाई आप देख लीजिए, वेनेजुएला से लेकर के पूरा अर्जेंटीना तक फैला हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। अगर कभी पूछा जाएगा कि बताइए कि एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है और ये वेनेजुएला से शुरू होकर के यहाँ अर्जेंटीना तक है, मतलब वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, उसके बाद पेरू, चिली, अर्जेंटीना, इन सभी देशों में। तो इन देशों को ध्यान में रखिएगा, वेनेजुएला में भी है, कोलंबिया में, उसके बाद इक्वाडोर में, पेरू में, उसके बाद बोलिविया में, बोलिविया नहीं, चिली में, और उसके बाद अर्जेंटीना में। तो इसको याद रखिएगा, तो इसे ध्यान रखना है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अकांकागुआ, अकांकागुआ। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये एक मृत मतलब मृत ज्वालामुखी है, और सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी भी इसे माना जाता है। अच्छा, इसी में एंडीज पर्वत में ही कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी का नाम सुने होंगे, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? इक्वाडोर। इक्वाडोर देश का नाम सुने होंगे, यहीं इक्वाडोर है, इसी में पड़ता है। तो ये कोटोपैक्सी है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये हो गया कोटोपैक्सी। उसके बाद एक है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ये भी एक ज्वालामुखी है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी ये भी है और सक्रिय ज्वालामुखी ये भी है, सक्रिय ज्वालामुखी ये भी है। ये भी एंडीज में ही पड़ता है, एंडीज पर्वत में ये भी पड़ता है। देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई? अकांकागुआ है, लेकिन मृत ज्वालामुखी का उदाहरण माना जाता है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, ये भी पड़ता है इक्वाडोर में, कहाँ पर? एंडीज पर्वत में ही है। और ओजस डेल सलाडो ये भी सक्रिय है, ये भी कहाँ पड़ता है? एंडीज पर्वत में पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी जो है ये मतलब सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन ओजस डेल सलाडो जो है ये ऊंचाई पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे ध्यान रखिएगा। दोनों पॉइंट में क्या अंतर है मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है ओजस डेल सलाडो। समझ गए? आगे देखिए अगला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका महादेश के किस भाग में, दक्षिण अमेरिका महादेश के किस भाग में एंडीज पर्वत पाया जाता है? तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये पाया जाता है पश्चिमी हिस्से में, क्योंकि ये पूर्वी हिस्सा है और ये कौन सा भाई? पश्चिमी हिस्सा है। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश के पश्चिमी हिस्से में क्या पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महादेश के पश्चिमी हिस्से में एंडीज पर्वत पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो रेखाओं को मैंने यहाँ पर दिखाया है। एक यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री को बोलते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं भाई? विषुवत रेखा। और उसके बाद
ये जो आप देख रहे हैं ना 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो देखिए यहाँ पर ये मकर रेखा है और ये कौन सा है? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो देख लीजिए आप यहाँ पर, यहाँ से लेकर के वहाँ तक है। तो विषुवत रेखा सबसे पहले इक्वाडोर, उसके बाद यहाँ पर कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। ये पूरा कोलंबिया है तो कोलंबिया में जा रही है, और ये इक्वाडोर है तो इक्वाडोर में जा रही है, और ये पूरा क्षेत्र किसका है? तो ब्राज़ील का है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए कौन कौन है। तो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री को बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर किन किन देशों से होकर जाती है? तो इसे याद रखिएगा, CBI मतलब कोलंबिया, ब्राज़ील और इक्वाडोर। मतलब कि कोलंबिया, ब्राज़ील और इक्वाडोर 3 देशों से होकर गुजरती है। इसे ध्यान में रखना है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है, और विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश से होकर गुजरती है, और ये 3 देशों से, ब्राज़ील के बाद इक्वाडोर और उसके बाद कोलंबिया। तो इसे ध्यान रखना है, विषुवत रेखा है। उसके बाद 23.5 डिग्री को बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण को, 23.5 डिग्री उत्तर को बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत से होकर गुजरती है और उत्तरी अमेरिका से भी होकर जा रही थी, मैंने बताया था। और ये 23.5 डिग्री दक्षिण है, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ को मकर रेखा। तो मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है आप देख लीजिए। यहाँ पर है चिली के बाद यहाँ पर देखेंगे ये चिली है। चिली के बाद अर्जेंटीना, यहाँ पर अर्जेंटीना में, और उसके बाद पराग्वे और ब्राज़ील। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, ये है पूरा चिली के बाद ये अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, और पराग्वे के बाद ब्राज़ील। तो इसे ध्यान में रखिएगा। लिखेंगे यहाँ पर चिली के बाद कौन सा है ये? तो चिली के बाद अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे, और पराग्वे के बाद कौन सा है भाई? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील, इसे ध्यान में रखिएगा। 23.5 डिग्री दक्षिण को बोलते हैं मकर रेखा। ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कुछ, जैसे आप देखेंगे कि दुनिया में जितनी भी लंबी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय को अगर छोड़ दिया जाए तो वो लगभग पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है, और दुनिया में जितने भी मरुस्थल देखेंगे आप, मरुस्थल, वो लगभग पश्चिमी हिस्से में ही पाए जाते हैं, महादेशों के पश्चिमी हिस्से में। तो इस पर्वत के, ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इस पर्वत के पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर पाया जाता है अटकामा मरुस्थल। आप जानते होंगे अटकामा मरुस्थल कहाँ है? तो देखिए कुछ मरुस्थलों को समझ लीजिए आप। यहाँ पे जैसे एक लिखा हुआ है अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल बड़ा ही फेमस है, ये बार बार पूछा जाता है। ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि अटकामा मरुस्थल कहाँ है, और उसमें महादेशों का नाम दे देता है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऐसे करके दे देता है। तो आंसर हो जाता है दक्षिणी अमेरिका। अटकामा मरुस्थल फैला हुआ है चिली, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा उसका कहाँ है? सबसे ज़्यादा चिली में है। तो देखिए अटकामा मरुस्थल यहाँ से लेकर के देखिए पेरू में है, उसके बाद चिली में है, उसके बाद अर्जेंटीना में है, और उसके बाद बोलीविया में पड़ता है। तो ये 4 देशों में, यहाँ से लेकर के अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, इन देशों में फैला हुआ है। तो इसे ध्यान में रखना है, पूछ सकता है। अटकामा मरुस्थल देखिए, अटकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल माना जाता है। यहाँ आज तक बारिश ही नहीं हुई है। यहाँ पर एक जगह है अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल में एक जगह है जिसका नाम है अरिका। अटकामा मरुस्थल में एक जगह है जिसका नाम है अरिका। ये दुनिया का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। आज तक यहाँ बारिश ही नहीं हुई है। दुनिया में सबसे सूखा जगह, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये अरिका है, यानी कि अटकामा मरुस्थल में स्थित है। इसे ध्यान रखिएगा, चिली में पड़ता है।
समझ गए। यहाँ माना जाता है कि यहाँ आज तक वर्षा नहीं हुई है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, VVI है ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अभी मैं इसके बारे में देखिए, यहाँ पर पेंटागोनिया का पठार है, पेंटागोनिया का पठार है या मरुस्थल है, पेंटागोनिया मरुस्थल। देखिए पेंटागोनिया का मरुस्थल और पठार है, तो वो कहाँ पड़ता है, तो वो अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है, यहीं पर स्थित है। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ पर पड़ता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये चिली और ये अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना में पड़ता है पेंटागोनिया। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, पेंटागोनिया का पठार कहाँ है या पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है। उसके बाद मोंटे मरुस्थल कहाँ है, तो मोंटे मरुस्थल भी पड़ता है कहाँ, अर्जेंटीना में पड़ता है। मोंटे मरुस्थल भी कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में है। उसके बाद पेरुवियन, तो पेरुवियन तो इसी से बना हुआ है, पेरू से बना हुआ है, तो पेरुवियन का मरुस्थल कहाँ है, पेरू में पड़ता है। तो ध्यान रखिए, पेरुवियन का जो मरुस्थल है पेरू में है। अटकामा मरुस्थल चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, लेकिन ऐसे चिली ही देता है एग्जाम में। अगर कूट बना करके पूछ देगा कि कौन से देश में नहीं है इस तरीके से, तो आप ध्यान रखिएगा कि बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली और पेरू में है, बाकी का जो ऑप्शन होगा उसमें नहीं है। मोंटे मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में है और पेंटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना और चिली में है। समझ गए। अब देखिए, अब इस पूरे दक्षिण अमेरिका महादेश में आप देखेंगे कि चिली, यहाँ पर चिली जो देश आप देख रहे हैं ना, चिली, और उसके बाद यहाँ पर एक देश पड़ता है, यहाँ पर इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके ब्राज़ील की सीमा सभी देशों से लगी हुई है। इस पॉइंट को नोट ही कर लीजिएगा। चलिए लिख देते हैं कहीं, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिख लेंगे कि ब्राज़ील को छोड़कर, सॉरी ब्राज़ील को नहीं, यहाँ पर चिली है, ये पूरा चिली, और इसका ये है इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर ब्राज़ील की सीमा सभी देशों से लगती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा देश भाई, चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके बाकी सभी देशों की सीमा किन से लगी हुई है, तो ये लगी हुई है। चिली और इक्वाडोर को छोड़ दिया जाए तो ब्राज़ील से सभी देशों की सीमा लगती है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ऐसे पूछ दिया जाता है, चिली और इक्वाडोर को छोड़ दिया जाए। देख लीजिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चिली है। अब बताइए कि ये कहाँ ब्राज़ील से लगा हुआ है। उसके बाद ये जो है ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर की भी सीमा नहीं लगी हुई है ब्राज़ील से, तो इसे ध्यान में रखना है। चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके बाकी सभी देशों की सीमा ब्राज़ील से लगती है। उसके बाद देखिए, इसमें लगभग सारे ऐसे देश हैं जो तटीय हैं, मतलब तट से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए हैं। आप देखिए कि इधर अर्जेंटीना भी लगा हुआ है, उरुग्वे भी लगा हुआ है, यहाँ अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में ब्राज़ील भी है, फ्रेंच गुयाना, ये पूरा अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है ना। और ये पूरा क्या है, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो लगभग दोनों तरफ के जो देश हैं वो सभी किससे लगे हुए हैं, तो ये सभी तट से लगे हुए हैं, मतलब कि दोनों किनारों से लगे हुए हैं। लेकिन इसमें दो देशों को मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक देश मिलेगा आपको, इसका नाम है बोलिविया। क्या नाम है भाई, बोलिविया। तो ये एक बोलिविया देश है, और उसके बाद यहाँ पर एक देश है पराग्वे। ये दोनों क्या है ना कि ये दोनों स्थल रूट देश है। स्थल रूट मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री उसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से देश से घिरा हुआ है, उसका तटीय क्षेत्र नहीं होता है, समुद्र से नहीं लगा होता है। देखिए इन दोनों का कोई समुद्र है तो इन दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पर ये है आपका बोलिविया और कौन सा देश है, पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थल रूट देश हैं, स्थल रूट देश हैं, मतलब लैंड लॉक्ड हैं, चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। इसे ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दो मैंने बताया कि ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर से नहीं लगती है और इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, बोलिविया और पैराग्वे की। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पर एक कटा हुआ भाग है, इसी का भाग है, यहाँ पे डूबा हुआ है और यहाँ पे दो जल का क्षेत्र आपस में मिल गया है। इसको जल संधि का नाम दिया जाता है। इस जल संधि का नाम है इस जल संधि, देखिए यहाँ से अटलांटिक महासागर से लेकर के प्रशांत महासागर में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जल से जुड़ा हुआ है। और ये जो अलग हो रहा है भाग, ये जो क्षेत्र अलग हो रहा है, ये जा कर के किससे मिला हुआ है? ये दक्षिण अमेरिका नहीं, अंटार्कटिका से मिला हुआ है। तो इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। ये दक्षिण अमेरिका का भाग है, इसे ध्यान रखना है, टेरा डेल फ्यूगो। तो इस जल संधि का नाम पूछा जाता है कि किस जल संधि के तहत टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका अलग होते हैं। तो ये किससे अलग होता है भाई? तो इससे अलग ये होता है मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि याद रखिएगा, मैगलन स्ट्रेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। मैगलन स्ट्रेट यहाँ पर ध्यान में रखना है, मैगलन जल संधि। अब इसमें एक लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये क्या है ना कि यहाँ से लेकर के ये अर्जेंटीना का भाग है, ये चिली का भाग है। तो जब इसमें इन लोगों में बंटवारा हुआ कि इस द्वीप पे अधिकार था इन लोगों का, तो यहाँ पर हाफ हाफ कर दिया गया कि मतलब इधर का क्षेत्र जो होगा वो अर्जेंटीना का क्षेत्र होगा और इधर का क्षेत्र किसका होगा? चिली का होगा। इसमें भी इनका अधिकार है। इसका ये वाला जो क्षेत्र है टेरा डेल फ्यूगो में जो क्षेत्र है ये किसका है? ये पड़ता है अर्जेंटीना का। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पड़ता है चिली का। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फॉकलैंड है। फॉकलैंड एक आइलैंड है, द्वीप है। ये ऐसे तो है कहाँ? ये है दक्षिण अमेरिका महादेश में। ये फॉकलैंड द्वीप जो है ये दक्षिण अमेरिका महादेश में है, लेकिन इस पे अधिकार यूनाइटेड किंगडम का है। ये याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके का है। यूके मतलब समझ रहे हैं आप, ब्रिटेन, इंग्लैंड जो है उसमें कुछ देशों को शामिल कर दिया जाता है तो वो बन जाते हैं क्या? वो बन जाते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का अधिकार इस पे है, फॉकलैंड आइलैंड पर। तो इसे ध्यान में रखना है। ये भले पड़ता है कहाँ? ये भले पड़ता है दक्षिण अमेरिका महादेश में, लेकिन इस पे अधिकार किसका है भाई? तो इस पे यूके का है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉइंट को और नोट कर लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इस महादेश के दक्षिण अमेरिका महादेश के पश्चिमी हिस्से में, दक्षिण अमेरिका महादेश के पश्चिमी हिस्से में मरुस्थल का क्षेत्र पाया जाता है। मतलब वर्षा क्यों नहीं होती है? इधर वर्षा नहीं होने का कारण क्या है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पूरे जंगल में, यहाँ पर जो जंगल पाया जाता है जिसको सेलवास का जंगल कहा जाता है, इस पूरे सेलवास के जंगल में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और क्या कारण है कि इसके तुरंत बाद में ही कोई भी वर्षा नहीं होती है। मतलब इसके चलते ये क्षेत्र पूरा मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। अटकामा से लेकर के वहाँ पर मोंटे मरुस्थल से पेरुवियन मरुस्थल तक है। तो विशाल मरुस्थल यहाँ पे पाए जाने का कारण क्या है? देखिए, मैंने बताया था एक बार आप लोगों को, आगे मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, देखेंगे आप कि कोई भी महादेश है ना तो उसमें जो समुद्री जलधाराएँ चलती है, समुद्री जलधाराएँ अगर इस तरीके से चल रही है तो महादेश के पश्चिमी हिस्से में, कोई भी महादेश है उसके पश्चिमी हिस्से में ठंडी समुद्री जलधारा चलती है। कौन सी जलधारा है भाई? ठंडी समुद्री जलधारा, कोल्ड चलती है। तो जो ठंडी समुद्री जलधारा है, समुद्री जलधारा कोई भी किसी भी महादेश के पश्चिमी हिस्से में कौन सी जलधारा चलती है? तो ये ठंडी समुद्री जलधारा चलती है। ठंडी समुद्री जलधारा चलने के चलते अब बताइए कि यहाँ पर कौन सा वाष्पीकरण होगा? वाष्पीकरण हो ही नहीं पाता है। ये हमेशा क्षेत्र को ठंडा बना के रखता है और ठंडा बना के रखने के कारण यहाँ पर कोई वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जिसके चलते यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। अच्छा, दूसरी तरह से कि इधर से तो हो सकता था ना, इधर से, क्योंकि हवाएं भी इधर इंटर करती है, लेकिन हवाएं जब यहाँ से आती है, हवाएं यहाँ से आती है तो वर्षा लेकर के आती है। वर्षा लेकर के आती है तो टकरा जाती है किससे? टकराती है आकर के यहाँ एंडीज पर्वत से। और एंडीज पर्वत से टकरा जाने के कारण वो सारा का सारा जो भी उसका वाष्पीकरण से अपना क्या बोलते हैं उसे,
जो वाष्पीकरण से अपना नमी को इकट्ठा करके रखती है, वो पूरा नमी यहाँ पर गिरा देती है, जिसके चलते इसी क्षेत्र में वर्षा होता है। मतलब कि वर्षा जो होता है वो एंडीज पर्वत के पूर्वी हिस्से में ही हो पाता है, पश्चिमी हिस्से में नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर मरुस्थल का क्षेत्र पाया जाता है। और इस मरुस्थल के अगल बगल से कौन सी धाराएं बहती है, तो ये ठंडी जलधारा बहती है। क्योंकि देखिए, अगर आप पूरे विश्व का मानचित्र देखेंगे तो यहाँ पे विषुवत रेखा है, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पर जलधाराएं इस तरीके से चलती हैं, यहाँ पे जलधाराएं इस तरीके से चलती है, ये आगे मैं बता दूंगा। यहाँ पे जलधाराएं इस तरीके से चलती है, और यहाँ पे जलधाराएं जो है वो इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है। तो देखिए, वहाँ से भी पश्चिमी पड़ रहा है, तो वहाँ से भी ऊपर से ठंडी जलधारा आएगी, क्योंकि ध्रुव पड़ता है। यहाँ से ये ध्रुव पड़ता है और ये भी ध्रुव पड़ता है। तो ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल या नॉर्थ पोल से जो जलधाराएं चलती है, आप देख लीजिए, ये ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा होने के चलते महादेशों के पश्चिमी हिस्से में क्या पाया जाता है, तो वहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। इसे ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस लाइन को भी याद रखिएगा। मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, मरुस्थलों के बारे में मैंने बता दिया है। अमेजन के वर्षा वनों को क्या कहा जाता है, बात समझ गए। तो इसे ध्यान रखना है। और अमेजन का जो जंगल है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर जितना भी ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगल से ही प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता का केंद्र है ये। अगर देखेंगे आप तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता विषुवत रेखा पर पाया जाता है। ये जो विषुवत रेखा आप देख रहे हैं ना, इसके अगल बगल का जो क्षेत्र है, अगल बगल का क्षेत्र, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये सबसे ज़्यादा जैव विविधता का क्षेत्र है। लेकिन वनों में अगर पूछ दिया जाए तो अमेजन के जंगल में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो ऐसे जैव विविधता विषुवतीय क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। विषुवतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जैव विविधता। इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। लेकिन अगर जंगलों में पूछा जाए, मतलब ऐसे पूछ देगा, जंगल का नाम वहाँ पे दिया होगा, तो सबसे ज़्यादा अमेजन के जंगल में पाई जाती है जैव विविधता। क्योंकि जैव विविधता वहीं पर ज़्यादा होगी जहाँ पर जीवों के प्रजातियों में भिन्नता होगी। जैसे जीव हो गया, चाहे वनस्पति हो गई, वो जितने ही अधिक प्रकार के पाए जाएंगे उतना माना जाएगा कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर। बात समझ रहे हैं। तो ठीक है, ये था हमारा दक्षिणी अमेरिका महादेश। और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बारे में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।